कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया कल? प्रीपोजिशन। प्रिपोजिशंस। जितने भी लोगों ने दोनों भी लेक्चर्स प्रिपोजिशन के अटेंड किए हैं, उनको प्रिपोजिशन समझ में आ चुका है? यस मैम। यस मैम। और जिन्होंने नहीं किया है तो मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड की है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लिंक शायद आपको भेज दी जाएगी, तो प्लीज गो थ्रू इट। काफी बेसिक्स समझाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, टुडे विल सी द अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मतलब बेसिकली कंजंक्शन ये एक ऐसा वर्ड है जो जैसे दो सेंटेंस को या दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। आप बोलोगे मैम प्रिपोजिशन भी तो आपने यही बोला था। प्रिपोजिशन में मैंने दो सेंटेंस, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स, ये नहीं, तो ये वर्ड्स कुछ भी हो सकता है। प्रिपोजिशन में थिंग्स वर वेरी पर्टिकुलर, जैसे एक नाउन या और प्रनाउन दूसरे वर्ब से या एडजेक्टिव से या प्रनाउन से या नाउन से कनेक्ट करना। वहां पे फ्रेजेस की, सेंटेंस की कुछ भी बात नहीं हो रही थी। अंडरस्टूड? सो कंजंक्शन क्लियर है कि दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड होता है उसे बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे मैं बोलती हूँ कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स। तो मैंने दो चीजें कनेक्ट की है यहाँ पे, आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड मैथ्स, कि भाई मैं इंग्लिश भी सिखा रही हूँ और मैं मैथ्स भी सिखा रही हूँ। ये तो अलग सेंटेंस है। तो ये किस चीज से मैंने कनेक्ट किया, कौन से वर्ड से कनेक्ट किया? एनीवन? एंड। एंड। अंडरस्टूड? एंड से मैंने कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई एंड विल बिकम अ कंजंक्शन। गुड। नाउ विल सी द रूल्स ऑफ कंजंक्शन। रूल्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट रूल। अभी ना कंजंक्शन के मोस्टली सारे काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट भी है। Conjunction is such part of speech which is very easy to understand. Now, first is scarcely and hardly, followed by when and not by than. मतलब अभी ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ही प्रोवाइड की कि नॉट बाय दैन, ये याद ही नहीं रखना है। ये करना ही नहीं है दैन से फॉलो, तो याद भी क्यों रखना? इसलिए आगे से मैंने यहाँ पे इधर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे कि नो सुधर हमेशा दैन से फॉलो होता है, देन से नहीं, वेन से नहीं। तो जो नहीं है वो मैं मेंशन ही नहीं किया है, दैट्स व्हाई। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ पेयर्स है वो वैसी ही रहेगी, उनके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं आ सकता। जैसे स्कार्सली और हार्डली, मतलब बिल्कुल भी नहीं, उसका निगेटिव सेंस है। कि जैसे हार्डली, जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्डली आई रिच्ड, रेन स्टार्टेड, कि मैं पहुंची भी नहीं तो बारिश चालू हो गई, ऐसा मीनिंग होता है। तो रूल समझ लो कि स्कार्सली और हार्डली ये दो वर्ड्स हमेशा हमेशा फॉलोड बाय व्हेन। अंडरस्टूड? ये पैर समझ में आ गई। अगर सेंटेंस में हार्डली रहा तो आपको आगे व्हेन दिखाई देगा ही, अगर स्कार्सली रहा तो भी आपको व्हेन दिखाई देगा ही। इतना समझ में आ गया सबको स्कार्सली और हार्डली की क्या पेयर है? व्हेन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। Scarcely had I started for the institute when than the rain started. मीनिंग क्या होता है हार्डली और स्कार्सली का? एक ही, कि मैंने इंस्टीट्यूट जाना, मतलब जाने को चालू ही नहीं किया तभी बारिश चालू होगी। अभी इसका क्या आंसर आएगा करेक्ट? when. When. Why? It is followed by when. क्योंकि यहाँ पे स्कार्सली ये वर्ड आया, स्कार्सली, है ना। नेक्स्ट, हार्डली हैड ही अराइव्ड
व्हेन ही हैड टू लिव, वो पहुंचा ही नहीं तो उसे तुरंत निकलना पड़ा, ये मीनिंग होता है। हार्डली हैड ही अराइव्ड मतलब वो पहुंचा ही नहीं कि तुरंत उसे निकलना पड़ा। व्हेन ही हैड टू लीव, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? Correct, ma'am. करेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि हार्डली यहाँ पे आया है और हार्डली की पेयर आपको पता है व्हेन है, सो ये करेक्ट यूसेज है। एवरीवन क्लियर विथ स्कार्सली एंड हार्डली रूल? Yes, स्कार्सली ma'am. एंड हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन, सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। नो सुनर देन, नो सुनर देन तो ये बहुत बार सुना है हमने, and ये Yes. इंपॉर्टेंट भी। देन, ठीक है, नो सुनर की पेयर हमेशा क्या रहेगी? देन। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। नो सुनर हैड आई लेफ्ट व्हेन द रेन स्टार्टेड, अभी Then the निकला rain भी started. नहीं कि No बारिश स्टार्ट। sooner had I left than the rain started. सॉरी, रिपीट। Then the rain started. Then the rain started. यू आर सेइंग देन, द रूल इज ऑफ देन। देन और देन में फर्क है, तो क्या आना है, देन या दैन? Dan. Then. देन। ये देन और देन बस ए और ई का फर्क है, तो उसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ये नहीं है। इंग्लिश बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, प्लीज डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स। नो सुनर की पेयर देन नहीं दैन है, दैन। 100 बार खुद को बोलो, नो सुनर दैन, नो सुनर दैन। नो सुनर हैड आई लेफ्ट, वेन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? दैन। नेक्स्ट, नो सुनर डिड ही अराइव देन ही हैड टू लीव, करेक्ट और नॉट? Dan. करेक्ट। देन नहीं दैन आएगा, बाय, क्योंकि नो सुनर की पेयर इज दैन। अंडरस्टूड? ये भी रूल क्लियर है, नो सुनर की पेयर है दैन, Yes, ma'am. THAN। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। अभी एक बस अभी समझ लो रूल क्या है। ओनली अबव टू फ्रेजेस आर करेक्ट, अदर देन दिस वुड बी इनकरेक्ट। यही कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर और रहा तो नेवर ही चाहिए, इफ रहा तो एवर ही चाहिए। ऐसा कुछ क्रॉस रहा कुछ भी कि सेल्डम इफ नेवर, तो इट विल बी रॉन्ग। और अगर ऐसा कुछ रहा कि सेल्डम और एवर, अगेन इट विल बी रॉन्ग। करेक्ट यूसेज क्या है? एक तो सेल्डम और नेवर, नहीं तो सेल्डम इफ एवर। इसका मीनिंग समझ लो, कुछ नहीं, ये बस दिखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, इसका मीनिंग है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी मतलब बिल्कुल भी नहीं। अंडरस्टूड? अभी आप बोलोगे कि ये कैसे याद रखे यार, बिल्कुल बहुत कंफ्यूजन होता है, मतलब मुझे तो भी काफी कंफ्यूजन होता था कि और के बाद नेवर आएगा या इफ के बाद। मैं तब के तब तो पढ़ लेती थी, लेकिन आई यूज टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिकॉल कि कैसे। तो मैंने एक ट्रिक याद रखी थी, आपको रखनी है तो आप भी रख सकते हो वो। जैसे सेल्डम सेल्डम दोनों जगह पे कॉमन है। अभी आपको नहीं पता चल रहा अभी एग्जाम में और आया या इफ आया, और के बाद नेवर आया, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या पेयर है? तो बस समझ लो, अल्फाबेट में MNOPQRSTUVWXYZ होता है ना, एन के बाद क्या होता है? ओ। एन के बाद क्या होता है? ओ। तो ये NO की पेयर हो गई, और ABCDEF, और ई के बाद क्या होता है? एफ। तो ये EF की पेयर हो गई। तो अगर EF एक तो साथ में चाहिए, नहीं तो NO साथ में चाहिए, बस। बाकी कौन सी भी अगर पेयर आ गई ना, तो आपको वो गलत है। अभी ये मेरा तरीका था रिकॉल करने का, मुझे याद नहीं रहता था। आपको अगर ऐसे ही हो जाए तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर नहीं होता है तो एक तो मेरी वाली ट्रिक याद रखो, नहीं तो आपकी कुछ खुद की आप इन्वेंट कर सकते हो। अंडरस्टूड?
सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, ये दोनों ही करेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी करेक्ट नहीं होता है, दोनों का मीनिंग होता है कभी भी नहीं। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, ही सेल्डम और एवर गोज टू सी मूवीज इन अ थिएटर। नेवर मैम, नेवर। अभी अभी जैसे ए बी सी डी, कहाँ पे एरर है? ए में A. और करेक्ट क्या आएगा? नेवर। ही सेल्डम Never। और नेवर। किसी ने ये सोचा कि यार मैं एवर को वैसे ही रख सकती हूँ और इफ कर सकती हूँ, यहाँ पे सेल्डम इफ एवर, दोनों भी आ सकता है ना? Yes, ma'am. है ना, दोनों भी आ सकता है ना। तो ऐसे टाइम पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपका काम क्या है? फाइंड दी एरर, उस एरर को करेक्ट करना आपका काम है। आपका काम है उसको करेक्ट करना एग्जाम में, जब फाइनल Yes, एग्जाम में ma'am. बैठोगे एनडीए के। हाँ या नो ना? मैम। नो। तो यहाँ पे दोनों भी आ सकता है, एक तो सेल्डम इफ एवर, नहीं तो सेल्डम और नेवर। लेकिन वो भी काफी स्मार्ट होते हैं वो लोग, पूरे इसको ही एक ए पार्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सेल्डम और को एक कर दिया और एवर को बी कर दिया। फिर आप बोलोगे कि मैम दोनों भी तो कैसे हो सकता है, मतलब सेल्डम और को मैं सेल्डम इफ भी लिख सकती हूँ और एवर वैसे का वैसे रख सकती हूँ, तो ए पार्ट में मैं एरर दिखाऊंगी, और नहीं तो सेल्डम और को वैसे के वैसे रख सकती हूँ और नेवर को चेंज करके एवर कर सकती हूँ, तो बी पार्ट में भी एरर आ सकता है। तो इतना दिमाग अगर अपना चल रहा है तो जो एग्जामिनर है उसका भी तो हमसे ज्यादा ही दौड़ेगा, तो ऐसा कभी आएगा ही नहीं। पूरे पार्ट को अंडरलाइन आती है। ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, यू हैव टू मार्क द एरर। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? यस मैम। Yes. ओके, नेक्स्ट, दो, ऑल्दो, बट, दो, ऑल्दो, बट, these three words are always followed by yet। अगर yet नहीं है एग्जाम में, सॉरी सेंटेंस में, कॉमा है तो भी चल जाएगा, लेकिन दो है और when है, than है, या दूसरे कौन से वर्ड्स है करेक्टर, तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा। एक तो सेंटेंस में आना चाहिए दो ऑल्दो बट के साथ yet, नहीं तो कॉमा, कॉमा नहीं तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर सेंटेंस कुछ एकदम छोटा होगा दो से। ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, दो ही वर्क हार्ड येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास। दो ही वर्क हार्ड येट ही कुड नॉट टॉप द क्लास, इज इट अ करेक्ट सेंटेंस और नॉट? करेक्ट मैम। क्यों करेक्ट क्यों है? मैम दो के साथ येट आया है। एग्जैक्टली exactly, दो के साथ येट आया है, और मैंने रूल क्या बोला था कि दो, ऑल दो, बट, इन वर्ड्स के साथ येट नहीं तो कॉमा चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे येट आ गया तो इट इज अ करेक्ट सेंटेंस। एनी डाउट? नो मैम। This is very, 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 very important. Either or, neither nor, not only but also, both and, whether or should be followed by same part of speech or of the same function। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझा, मैं ये एग्जाम्पल से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक नोट मिल गई यहाँ पे कि पेयर्स क्या होती है। ईदर के साथ कभी नॉर आ सकता है क्या? कभी ईदर के साथ बट ऑल्सो आ सकता है क्या? No, ma'am. कभी ईदर के साथ एंड, एग्जैक्टली नहीं आ सकता। कुछ पेयर्स डिसाइडेड है इंग्लिश में, तो वो प्लीज याद रखना, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली अगर आए
सेंटेंस में तो उसको देखना ही है कि वहां पे बट ऑल्सो आगे कहीं ना कहीं आया ही होगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ। बोथ अगर आया है तो एंड भी आया ही है। वेदर अगर आया है तो और आया ही है। अंडरस्टूड? ये पेयर्स याद रखिए। शुड बी फॉलोड बाय सेम पार्ट ऑफ स्पीच और ऑफ द सेम फंक्शंस। अभी उनका कहना क्या है? he neither agreed to my proposal nor to his। इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो प्रपोजल था, मतलब वो अग्री नहीं किया मेरे प्रपोजल से, और सामने वाला मतलब हिज, उसके प्रपोजल से। यही मीनिंग है ना? अगेन आई एम रिपीटिंग हिंदी में, प्लीज समझ लो तभी आपको समझेगा कि उसने अग्री नहीं किया मेरे प्रपोजल से और उसके प्रपोजल से। अभी जो मैंने ये बोला कि मेरे प्रपोजल से और उसके प्रपोजल से, तो उसके प्रपोजल से क्या सेम ही चीज फॉलो हो रही है ना, कि अग्री नहीं किया, कि मेरे प्रपोजल से भी अग्री नहीं किया और उसके प्रपोजल से भी अग्री नहीं किया। तो ये जो है कि उसने अग्री नहीं किया, ये दोनों भी चीजों के लिए कॉमन है ना, मेरे और उसके वो हिज प्रपोजल और माय प्रपोजल और हिज प्रपोजल, ये दोनों भी चीजों के लिए कॉमन है ना, कि उसने अग्री नहीं किया। तो क्या करते हैं, तो इंग्लिश क्या बोलता है? ही नीदर अग्रीड टू माई प्रपोजल नॉर टू हिज। ये समझने, अभी किसी ने मुझे ये बोला तो मुझे सामने वाले को क्या बोलना है मुझे ये समझ में आएगा, लेकिन ग्रामेटिकली इट वोंट बी अ करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस वुड बी ही अग्रीड नीदर टू माई प्रपोजल नॉर हिज। अंडरस्टूड? अभी यहाँ पे ही अग्रीड जो है, कॉमन वाला पार्ट आपको सब पहले निकाल लेना है। जैसे ही अग्रीड, उसने अग्री किया क्या, मेरे प्रपोजल को और उस लड़के के प्रपोजल को? नहीं। और ये अग्री वाला पार्ट दोनों इसमें कॉमन है ना, दैट्स व्हाई मैंने वो बाहर निकाल लिया। ही अग्रीड, फिर लगा दिया नीदर टू माई प्रपोजल नॉट हिज। ये समझा सबको? अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शायद और क्लैरिटी आएगी। Neither he helps his mother by money nor by other means। वो उसकी माँ को मदद नहीं करता है पैसों की भी और कोई दूसरे और तरीके से भी। मतलब उसकी माँ को पैसों की भी मदद नहीं मिलती है और दूसरी कौन सी भी मदद नहीं मिलती है। तो ये जो मदद वाला पार्ट है वो दोनों तरफ है, एक मनी के लिए भी है और एक अदर मीन्स के लिए भी है। तो अगर ये दोनों के लिए है तो मुझे वो कॉमन में पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी? he helps, और माँ दोनों के लिए, दोनों पार्ट में सेम है, एक ही माँ के लिए दो दो चीजों की बात हो रही है, एक पैसों की और एक अदर मीन्स की। he helps his mother now neither by money nor by other means। अंडरस्टूड? ये सबको क्लियर है मैंने क्या किया? एनीवन एनी डाउट? अभी थर्ड एग्जांपल आप खुद सॉल्व करोगे। अभी थर्ड मुझे बताना क्या आएगा। ही नॉट ओनली लव वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो लाइक प्लेइंग बोर्ड गेम्स। just a minute। नाउ ये सेंटेंस कंसिडर करो। ही नॉट ओनली लव वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो लव प्लेइंग बोर्ड गेम्स। इसका आंसर बताओ फटाफट, आप लोगों को ही पूछ रही हूं मैं। He love not only watching TV but also playing board games. एनीबडी एल्स? But एनीबडी love, एल्स? कोई तो भी? ma'am, he not only love watching TV, but love also playing board game. नो। He not only love watching TV but also playing board games. नो।
He love not only watching TV but also playing board game. एग्जैक्टली अभी यहाँ पे उसे ये देखो ना, ये थोड़ा समझो ना, ये लव और ये लव ये कॉमन है, और उसके एक लड़के के बारे में ही बात हो रही है, उसको टीवी भी टीवी देखने से भी प्यार है और बोर्ड गेम खेलने से भी प्यार है। तो वो लड़का दोनों चीज में कॉमन है, तो हम उसे कॉमन में निकालेंगे। उसे दोनों चीज से प्यार है, तो वो प्यार वाला शब्द भी हम बड़ा प्यार से बाहर निकालेंगे। तो उसे ये क्या आएगा, he love not only watching TV but also playing board games. अंडरस्टूड, ये पार्ट क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रूल था। सबको क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एनीवन एनी डाउट? Ma'am, can सबको you just क्लियर है? explain this one? सॉरी, Can you explain this one? ओके फाइन। यार सी, जैसे either or, neither nor, not only but also, both and, whether or should be followed by same part of speech। जैसे एक सेंटेंस है, इसमें ये either or, neither nor, not only but also ऐसे कुछ तो भी यूज किया गया है। इसका मतलब कौन सी दो चीजों को आपने कनेक्ट किया है। बराबर, यहां तक समझ में आ गया? तो आपको बस सेंटेंस की अरेंजमेंट ऐसी रखनी है कि either or, neither or, not only but also, both and whether or, ये जो करेक्टर्स है ना, वो डिफरेंट चीज करेक्ट करने के लिए ही काम आए। जो दोनों भी वर्ड्स में जो कॉमन चीज है, आपको दोनों को करेक्ट करते नहीं बैठना है, कॉमन चीज सब पहले निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे नीदर ही हेल्प हिज मदर बाय मनी नॉर बाय अदर मीन्स, अभी यहाँ पे वो जो लड़का है वो कॉमन है, उसकी माँ वो कॉमन है, और वो लड़के उसकी माँ को हेल्प करना ये भी कॉमन है। अभी डिफरेंस क्या है? जो हेल्प है एक पैसों की है और एक अदर मीन्स की है, मतलब दूसरे कौन से तरीके की हेल्प। तो जब हेल्प में अंदर और बाइफर्केशन हो रहा है, तो तब आप यूज करोगे नीदर नॉर। तो ये सेंटेंस मॉडिफाई होके फिर आएगा। जैसे कॉमन क्या क्या है? ही हेल्प्स हिज मदर, उसकी माँ को मदद कैसे नहीं करता है? नीदर बाय मनी नॉर बाय अदर मीन्स। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. पक्का समझा या फिर से कुछ और अलग एग्जांपल से समझाना है? Understood, ma'am. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अदर दैन, ये पैर आपको पता है, शायद मैंने डिग्री में भी आपको बोला था अदर दैन। अदर की पैर हमेशा दैन ही होगी, कुछ और अलग नहीं होगा। ठीक है? तो जैसे ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू फाइट, ये करेक्ट है रॉन्ग है? फटाफट बोलो, इजी है। ये Wrong, ma'am. करेक्ट, रॉन्ग, तो क्या करेक्ट आना चाहिए? He had no other option than एग्जैक्टली, यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? दान। नेक्स्ट, he had another reason for what he professed। करेक्ट है या रॉन्ग है? Wrong. फिर क्या आएगा? He had another reason from then he professed. From then, oh, from then। Anyone else? He had अरे another reason than what he professed. एग्जैक्टली करेक्ट, अभी समझा आपको। ही हैड अनदर रीजन, फ्रॉम नहीं आएगा, फिर आएगा दैन। अभी आप बोलोगे कि मैम अदर दैन ही तो पैर है, फिर यहाँ पे तो अदर है ही नहीं भाई, अनदर है ना।
वन एंड द सेम थिंग होता है. नेक्स्ट, शी हैड नो अदर क्लेम टू द पोस्ट एक्सेप्ट देन हर गुड लुक्स. Correct sentence, ma'am. करेक्ट सेंटेंस है ये. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर आया है विच इज फॉलोड बाय दैन. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, ये 7th वाला रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली बट ऑल्सो. अभी आपको ये तो समझ में आएगी कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है. समझ में आ गया ना नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है. मतलब जो Yes, कुछ ma'am. कॉमन वाला पार्ट है वो आपको पहले कॉमन में निकालना होता है, फिर बस जो दो अलग चीजें हैं उसके लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको लिखना पड़ता है. अभी यहाँ पे रूल क्या कहता है? एक रूल है, नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब शुड अग्री. इन नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब शुड अग्री विद द नाउन और प्रनाउन मेंशन्ड सेकंड. मतलब मेंशन सेकंड मतलब नॉट ओनली के बाद कुछ तो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, और बट ऑल्सो के बाद कुछ तो भी एक सेंटेंस आता है ना जिसमें कुछ नाउन प्रोनाउन होगा, है ना. तो सेंटेंस में आगे कुछ वर्ब है, तो वो वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा वो कैसे डिसाइड होगा? वो ये वाले मतलब जो सेकंड वाला जो नाउन प्रोनाउन है ना उसकी सिंगुलैरिटी प्लूरलिटी से डिसाइड होगा. अगर ये सिंगुलर है सेकंड वाला तो सिंगुलर वर्ब आप यूज करोगे, और सेकंड वाला प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे. सिंपल रूल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मुझे बताओ, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर इज एंजॉइंग देमसेल्व्स. सबसे पहली बात मुझे पहला वाला नाउन कौन सा है या प्रोनाउन क्या है बताओ. टीचर. टीचर, ये पहला वाला नाउन है. करेक्ट. सेकंड Students. स्टूडेंट्स, ये दूसरा वाला नाउन है. अभी रूल क्या बोलता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड वाले इसकी जो प्लूरलिटी या सिंगुलरिटी है उस हिसाब से वर्ब आएगा. अभी स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल. प्लूरल. तो वर्ब क्या आएगा? Are. आर. आर मतलब प्लूरल. अंडरस्टूड? अभी नेक्स्ट, not only Radha but also Rekha are preparing for NDA exam. Is, ma'am. is बराबर. अभी जैसे not only फिर ये एक नाउन आया N1, but also रेखा ये दूसरा नाउन आया N2. अभी रूल क्या कहता है कि दूसरे नाउन के प्लुरलिटी सिंगुलरिटी के हिसाब से वर्ब आएगा. अभी रेखा क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा दैट इज. ये सिंगुलर है. रूल क्लियर है सबको? यस मैम. ओके गुड. नाउ नेक्स्ट, सच एज और सच दैट. क्या फर्क होता है सच एज में और सच दैट में? सच एज अगर हम इसमें यूज करते हैं सेंटेंस में, इसका मतलब हम कुछ कैटेगरी स्पेसिफाई करते हैं. हम किसी से तो भी कंपेयर करते हैं कि भाई ये उसके जैसा है ना. एक कैटेगरी उस चीज का पार्ट है या फिर उसके जैसा है, हम एक कैटेगरी में उसको डाल देते हैं. ठीक है. और सच दैट अगर रहा, इसका मतलब कुछ तो भी कॉन्सिक्वेंस है. कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम. ठीक है, मराठी मध्ये त्याला म्हणतात परिणाम. तो सच दैट अगर सेंटेंस में आता है उसका मतलब सेंटेंस में कुछ तो भी रीजन कुछ तो भी हुआ है, उस कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है वो तुरंत मेंशन होगा. और अगर सेंटेंस में सच एज आता है तो आगे तुरंत कुछ तो भी कैटेगरी आपको मेंशन होगी. लेट्स सी द एग्जांपल. Dhoni played such an inning as that played by, ये आपको ये करना है. इसमें क्या आएगा? धोनी played such an inning as that played by the best batsman. As, धोनी ma'am. ने, सॉरी As, ma'am. As.
Okay. Let me. I know you understood, but let me explain it again. Dhoni played such an inning as that played by the best batsman. तो उसका मीन अभी सबसे पहले तो मीनिंग समझते क्या है कि धोनी ने ऐसी इनिंग खेली जैसी बेस्ट बैट्समैन खेलता है, जैसी तो एक उसको एक कैटेगरी के साथ हमने कंपेयर किया, उसको एक कैटेगरी में हमने डाल दिया, और कैटेगरी के लिए क्या यूज होता है एज, सो दैट्स व्हाई यू विल यूज एज। और अगर सच दैट रहा तो कुछ तो भी कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, कुछ परिणाम दिख के आना चाहिए सेंटेंस में कि भाई क्या हुआ। तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखो, धोनी प्लेड सच एन इनिंग दैट इज इट टुक द मैच अवे फ्रॉम द अपोजिशन। धोनी ने ऐसी इनिंग खेली किस अपोजिशन के हाथ से मैच ही चली गई। धोनी ने ऐसी इनिंग खेली, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि भाई सामने वाले अपोजिशन वालों से मैच हाथ से ही चली गई। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है, यहाँ पे कुछ परिणाम वाली बात हो रही है, दैट्स व्हाई व्हाट वी विल यूज सच दैट। रूल क्लियर है? Yes, ma'am. एनीवन एनी डाउट? ये रूल क्लियर है क्या? सबसे पहली बात मुझे बताओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबको समझा है? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, बोथ। आपको पता है बोथ की पेयर एंड है, बराबर। डिफरेंट की पेयर क्या है? डिफरेंट किसके साथ आता है? डिफरेंट किसके साथ आता है? एनीवन? कल ही पढ़ाया था भाई, कल ही। डिफरेंट की पेयर क्या है ये जानने बगैर तो मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगी। Between. नहीं, डिफरेंस नहीं बोला मैं, डिफरेंट। From. वन सेकेंड। क्या है डिफरेंट की पेयर? From. एग्जैक्टली, फ्रॉम। इतना टाइम क्यों लग रहा था? ये तो फटाक से आना चाहिए। ठीक है, बोथ की क्या है? एंड। बोथ के साथ हमेशा आगे एंड आना ही आना है। आप बोथ के साथ एज वेल एज नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपको एज वेल एज यूज करना है तो वो होल सोल वैसा ही आएगा, उसके पहले कुछ तो भी आएगा, उसके बाद कुछ तो भी आएगा। अंडरस्टूड? सीधा नाउन प्रोनाउन जो कुछ है। लेकिन एज वेल एज, बोथ एज वेल एज, बोथ निकिता एज वेल एज अनीता वेंट टू मार्केट। नो, अगर बोथ है तो बोथ निकिता एंड अनीता वेंट टू मार्केट। और अगर आपको बोथ नहीं लेना और बस एज वेल एज, तो क्या आएगा? निकिता एज वेल एज अनीता वेंट टू मार्केट। अंडरस्टूड? और एक चीज ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोथ शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस ओनली। बोथ हमेशा पॉजिटिव के लिए ही काम आता है, निगेटिव के लिए नहीं। बोथ आपको पता है दो ही चीजों के बारे में बात होती है बोथ में, और ये भी पॉजिटिव के बारे में ही बात होती है। अगर कुछ बोथ में, सॉरी, अगर कुछ दो ही चीजों में कुछ निगेटिव की बात होती है तो आप क्या यूज करते हो? नीदर नॉर, कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया? अभी एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ अमित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अगर ए ये पार्ट है, बी ये पार्ट है, सी ये पार्ट है, डी इज नो एयर, क्या क्या आएगा? करेक्ट क्या